हम चैप्टर कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं आपकी। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खेती से संबंधित जो हैं, जो प्राइमरी जो क्रियाएं हैं, प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, उन पर जो भारत की जनसंख्या है वह मैक्सिमम उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी 66+% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वह गांव में निवास करती है और कृषि पर निर्धारित है। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राथमिक क्रियाओं पर ही निर्भर करती है। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जिनसे इनकम मिलेगी, कोई पैसा मिलेगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोगों के विषय में बतलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं बेटा प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होती हैं, पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री इन खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट होता है बेटा शिकार करना, जो पहले आदि मानव करता था। ठीक है, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ये आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताया है। अब देखिए, अब हम देखेंगे आखेट एवं भोजन संग्रह क्या है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। जो आदिकालीन मानव था, आदि मानव जो था, ठीक है, वह अपने जीवन का निर्वाह मतलब जीवन के गुजारे के लिए जो उसके आसपास चीज़ें उपलब्ध होती थी, मतलब जो उसके आसपास का वातावरण है उस पर वह निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था, एक पशुओं का आखेट करके मतलब पशुओं का शिकार करके, और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर रहता था। अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं, वह ज़्यादातर शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। देखिए बेटा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, जो भी तकनीकी विकास हुआ है, ठीक है, लेकिन तकनीकी विकास होने के बावजूद भी जो तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो समुद्र से लगते हुए क्षेत्र होते हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोग अब भी मछली पकड़ने का ही कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकटपान हो गई हैं। प्राचीन काल के आखेट पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में जब शिकार करते थे वो लोग, तो किनका यूज़ करते थे, आखेटक पत्थर का, लकड़ी के बजे औजार होते थे, तीर थे, इनका प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? देखिए बेटा, पहले क्या है, ये जो अवैध शिकार हो रहा है एनिमल्स का, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, ठीक है, जो संकट की स्थिति में हैं और जो लुप्त होती जा रही हैं। पहले जब मनुष्य के पास शिकार के लिए ऐसे साधन नहीं होते थे, प्राचीन काल में तो वह जस्ट पत्थर, लकड़ी से कोई औजार बना लिया, ठीक है, तीर वगैरह, इनका प्रयोग करके वह शिकार करता था। लेकिन अब क्या है, आधुनिकीकरण हो गया है, और आधुनिकीकरण की वजह से जो शिकार है वह ज़्यादा बढ़ गया है, अवैध शिकार भी होने लग गया है। इसलिए कुछ प्रजातियां तो बेटा ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायुविक
दशाओं में किया जाता है, इसमें अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई मतलब तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यह शिकार अपने इजीली किया जा सकता है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। भोजन संग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक उच्च अक्षांश के अक्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली हैं, और निम्न अक्षांश के अक्षेत्र हैं अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। अब जब समय बदला है तो समय बदलने के साथ जो अब समय आया है उसके अनुसार अब क्या हो गया है, जो वो भोजन संग्रह करते थे उसका वो अब व्यापार भी करने लगे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों का काफ़ी प्रयोग होता है, छाल का, औषधि पौधों का, सामान्य रूप से उन्हें संशोधित करके बाजार में बेचा जाता है। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना एवं कोर्क के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयों एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने और दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकता। देखिए, आधुनिकीकरण हुआ है, विकास हुआ है, तो उसके साथ ही इन्होंने अपना जो संग्रहित भोजन है उसे बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन जो इनका भोजन संग्रहण का जो तरीका है, जिस तरीके से ये व्यापार कर रहे हैं, वह जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, ठीक है, विश्व बाजार है, वहाँ पर वो कम्पीट नहीं कर सकता, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कई बार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया है। पशुचारण देखते हैं। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के बारे में भी सोचा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बना लिया। जिस भी क्षेत्र में वो रहते थे वहाँ पर जो उन्हें पशु मिलते थे उनका चयन करके उन्हें पालतू बना लिया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन तथा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक जो होते हैं वो अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो चलवासी पशुचारण है उसका अभिप्राय क्या है बेटा, जो पशुचारक होता है, जो पशुओं को चराता है, ठीक है, वह पशुओं पर किस चीज़ के लिए निर्भर है, अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की यदि मैं बात करूं तो वहां पर गाय, बैल क्या हैं, प्रमुख पशु हैं। जबकि सहारा जो डेजर्ट है एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊँट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से
अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। देखिए जो इसका प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ पर है बेटा, अफ्रीका के जो अटलांटिक तट से हम चलें तो अरब प्रायद्वीपीय से होता हुआ जो मंगोलिया कंट्री है और मध्य चीन तक फैला हुआ है। इसका दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में है। दूसरा क्षेत्र कहाँ पर है इसका, यूरोप जो कंटिनेंट है और जो एशिया के टुंड्रा एरिया है वहाँ पर है। जबकि इसका तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका एवं माडागास्कर द्वीप पर है। नए चरागाहों की खोज में पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। नए चराने के लिए जो उनको क्षेत्र की ज़रूरत होती है उसकी खोज में जो ये पशुचारक होते हैं ये समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में ये मैदानी भागों से पर्वतीय चरागाह की ओर एवं शीत में ये पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, जब गर्मियाँ आती हैं बेटा तो ठंडे मौसम के लिए ये मैदानी भागों से कहाँ चले जाते हैं, पर्वतीय जो चरागाह होते हैं वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, शीत का टाइम आता है तो उस समय पे यह पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की तरफ चले जाते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है, क्योंकि ये ऋतु के अनुसार अपना प्रवास स्थान बदलने लग रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, भारत में बताया है इसने कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर चरागाह हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बेटा गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके दो कारण हैं। एक कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। ठीक है, अब अलग अलग जगह का जो एरिया है उसकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। ठीक है, और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। वाणिज्य पशुधन पालन देखते हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। मतलब ज़्यादा यदि प्रॉफिट देखें और देखें मतलब ज़्यादा व्यवस्थित कौन सा है तो वो वाणिज्य पशुधन पालन है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। देखिए पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे ये एक लैंड का एरिया है, ठीक है, इस लैंड के एरिया को अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया। जैसे ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो ये एक लैंड एरिया है, मैंने इसको कितने पीसेस में डिवाइड कर दिया, मैंने इसको टोटल 9 पीसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। देखिए जब एक छोटे क्षेत्र का, ठीक है, मान लीजिए ये कितना सा एरिया है, यहाँ पे यदि जो चरागाह का क्षेत्र है वहाँ की यदि घास समाप्त हो जाएगी तो इन्हें दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाएगा। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े होते हैं। इनसे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों में इसे बेचा जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः ध्यान पशुओं के प्रजनन पे, रिप्रोडक्शन पे, जो नए प्रोजनी आएंगे उन पर, और
जनिक सुधार बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशु धन पालन किया जाता है। चित्र 5.6 आप में 5.6 में आपको ये चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। 5.6 में आपको फिगर दिखा देती हूँ। फिगर देखिए, जो इसने बताया विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो ये बेटा डार्क एरिया दिखा रखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको इसमें, जो ये डार्क एरिया है यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन के ये अक्षेत्र हैं। क्लियर? जैसे इसने बोला था ना बेटा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे यूएसए वगैरह कंट्रीज़, ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का, और अफ्रीका कंटिनेंट का ये एंड एशिया कंटिनेंट का ये पार्ट आपको दिखाया गया है। अब देखिए बेटा, कृषि के बारे में पढ़ते हैं। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं और इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं, किस किस तरीके से कृषि की जाती है? तो देखिए, निर्वाह कृषि की बात करते हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण तथा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन से हैं? एक आदिकालीन निर्वाह कृषि है। आदिकाल निर्वाह कृषि एवं स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र जो है वह कहाँ पर है? अफ्रीका में, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक है। फिगर 5.7 में वो एरिया आपको दिखाए गए हैं जहाँ पर आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ से ग्लोब में, ये आपको दक्षिणी अमेरिका का एरिया, ये अफ्रीका कंटिनेंट का, और ये इंडिया की लोकेशन है, इंडिया के साथ वाली कंट्रीज़ में। और ये जो एरिया आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। इस क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। क्या कहा जाता है इसे? कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वहाँ पर वनस्पति मौजूद है उसको जला दिया जाता है और उस जलने से जो राख बचती है उस राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात, जैसे 3 से 5 वर्ष बाद, जब मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है बेटा वह समाप्त हो जाती है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। मतलब उस भूमि को कुछ समय के बाद छोड़ देता है। 3 से 5 वर्ष तक वहाँ पर खेती करता है। जब उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर वन को जलाकर साफ करता है और कृषि के लिए भूमि को तैयार करता है। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्कर छोटा हो जाता है, ठीक है। देखिए, फर्टिलिटी जो होती है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता होती है, ऐसा करने से उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है मिट्टी की। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, झूम खेती जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जो ये कुछ समय के बाद इस जगह को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह को साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है, तो उसे भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा और मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लादांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहाँ इसे किस नाम से पुकारते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बचे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है बेटा। एक वह है जहाँ पर चावल प्रधान होता है और दूसरी वह है जहाँ पर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ पर मुख्यतः जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल उगाई जाती है। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है।
अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव शरीर पर श्रम पर अधिक महत्व होता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि एक कृषक के पूरा परिवार ही उस खेती के अंदर लगा हुआ होता है। चावल रहित देख लेते हैं। अनेक भागों में ऊंचावच, जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल का उगाना प्राय संभव नहीं होता। देखिए बेटा, बहुत सारे भौगोलिक कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से वहाँ पर चावल की खेती संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन जो एक सोरपरम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ एवं दक्षिण व पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार बाजरा प्रमुखतः रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है।